महिला सुरक्षा को लेकर कानून तो हमने बना दिए हैं, लेकिन कानून का डर दिखता नहीं अपराधियों में। कानून बहुत सख्त है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। सिर्फ सरकार नहीं कर सकती वो। अगर कोई लड़की घर पर ही सेफ नहीं है तो सरकार क्या घर में तो नहीं घुस सकती ना। नीट का पेपर बार बार लीक हो जाता है, इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये लीक नहीं था, ये कॉम्प्रोमाइज था इस टाइम। आपका जो बयान था बहुत सुर्खियां बटोरी, बड़ा विवाद हुआ एमसी इलेक्शन में पंचकुला में, जो आपने स्टेटमेंट दी थी। किसी को फायदा हो रहा था उससे, मुझे नीचा दिखाकर या मेरे नाम को यूज करके। क्या खुद ही विष्णु ने तिल का ताड़ बनाया, आप ये भी कहना चाहती हैं? वो मुझे किसी भी तरीके से मेरी राजनीति को गलत कह सकते थे, लेकिन औकात वर्ड मुझे बहुत चुभा। एक आदमी होता तो उसको औकात वाली बात नहीं सुननी पड़ती, ये मुझे मालूम है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोड़। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो महिलाओं के अधिकारों की आवाज हैं, और आज क्योंकि वो राजनीति में भी हैं, तो ऐसे में सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर नहीं होती हैं, बल्कि समाज के मुद्दे हों, राजनीति के मुद्दे हों, हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाती हैं, बहुत मुखर रहकर अपनी बात रखती हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसे में उनका काम करने का दायरा भी बढ़ गया है, और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सिर्फ महिला अधिकारों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे हैं, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, समाज में बदलाव करना है, और पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाना है। और हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मोर। जहां से मैंने इंट्रो की शुरुआत की, महिला अधिकारों की, वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आप ऐड कर दीजिएगा कि आपकी जर्नी कहां से शुरू होती है एनसीडब्ल्यू आने तक, और उसके बाद एनसीडब्ल्यू से राज्यसभा पहुंचने तक। I'll try my best। बहुत छोटे में इतनी लंबी जर्नी नहीं बता पाऊंगी जी जी, लेकिन बताऊंगी। मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। नहीं, आप बताइए कि आप सवाल करिए। मतलब कहाँ से आपने शुरू किया, एनसीडब्ल्यू कैसे आना हुआ, चेयरपर्सन कैसे बनी, उसके बाद फिर आप आज राज्यसभा में हैं? देखिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं बचपन से लड़ती रही हूँ। मैं कहूँगी बचपन से मैं फाइटर ही कहलाती थी, और कई बार मेरा नाम खतरा भी रखा गया क्योंकि मैं लड़ाई करती थी, जहाँ गलत होते नज़र आती थी। स्पेशली अब मेरी फ्रेंड्स की मदर्स भी मुझ पे बिलीव करती थी। अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं उनको लेती थी और मैं ही छोड़ती थी, यानी लास्ट घर पहुंचने वाली मैं ही होती थी। तो हमेशा से एक लीडरशिप वाली बात थी, और डर कभी सोचा ही नहीं डर होता क्या है। ना तो परिवार ने ऐसा मुझे महसूस कराया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ऐसा कभी हुआ नहीं। जबकि हम 3 बहनें और 2 भाई थे, और मैं ही डिफरेंट थी। ये डिफरेंट हूँ ये तो रियलाइज़ कराया सबने मुझे कई बार, लेकिन नहीं हो, डिफरेंट नहीं होना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहा। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई, और पॉलिटिक्स में थी, बट मैं आज भी मैं वो पॉलिटिशियन वाली पॉलिटिक्स नहीं करती मैं बिल्कुल भी। पहले भी मैंने एक एनजीओ चलाया, हरियाणा महिला उत्थान समिति। उसमें महिलाओं को छोटा छोटा काम देकर ताकि वो अपना कमाई कर सके। मुझे हमेशा लगता है कि महिलाएं सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हों, अपने लिए कमा सकें। तो वो मैंने तब भी काम किया। तो यही सब काम देखकर जब 2014 में सरकार बनी हमारी, तो 15 में माननीय मोदी जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एनसीडब्ल्यू में आऊँ, और एज अ मेंबर लिया पहले तो मुझे। लेकिन 2 साल बाद चेयरपर्सन रिटायर हुई तो मुझे एज वर्किंग चेयरपर्सन 1 साल के लिए बनाया गया, और उसके बाद 2 टर्म्स मुझे लगातार एज चेयरपर्सन। तो लगातार मैंने 9 इयर्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में काम किया, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी अब एनसीडब्ल्यू हो गई है। और एनसीडब्ल्यू की जब मैं थी तो आइडेंटिटी रेखा शर्मा हो गई थी। तो हम मतलब मुझे अभी भी लगता नहीं कि मैं उससे दूर हूँ, और मेरी वो जर्नी जारी है। अभी भी मैं महिलाओं के मुद्दे उठा रही हूँ राज्यसभा में, और कई काम मैंने एनसीडब्ल्यू में किए जो अब मैं एज अ लॉ मेकर कर सकती हूँ। वहाँ पे मैंने प्लान किया, अब मैं उसको प्लान को क्रियान्वित कर सकती हूँ। एनसीडब्ल्यू में बहुत कोशिशें की, कानूनी रूप दिलवाने तक आपने उस पर काम किया, लेकिन मैं भरोसे पर आना चाहती हूँ। जो आपने कहा कि मुझे एनसीडब्ल्यू को पहले मेंबर बनाया गया मोदी जी की तरफ से, लेकिन वो भरोसे की जो नींव है वो तो पंचकुला से डली थी। वो एक वक्त था, वो जरा बताइए, जब मोदी जी यहाँ पर संगठन में हुआ करते थे। देखिए, मुझे कोई भी काम दिया हो ना, चाहे छोटा या बड़ा, मैंने उसमें ना 100% काम किया है।
जब मोदी जी यहाँ थे तो मैं बहुत नई 96 में ही मैंने ज्वाइन किया और वो तभी यहाँ पे थे। उन्होंने मेरा काम देखा कि मैं अगर मीडिया में काम कर रही हूँ तो मैं प्रेस नोट बनाने से लेकर डिलीवर तक करने के, कभी स्कूटर पे कभी कार पे, मतलब मैं घर घर डिलीवर करने भी जाती थी प्रेस नोट। फैक्स करना है मुझे मशीन से भी, या चाहे तब कंप्यूटर नया नया आया था तो आई थिंक आई वॉज द ओनली वन इन हरियाणा जिसको कंप्यूटर चलाना आता था, जिसको फैक्स मशीन जिसने घर रखी हुई थी, जो ये सारे काम कर, तो वो उन्होंने मेरा आप काम देखा था। ऑफिस का काम आप देखते मैं थे नहीं, बेस मीडिया का काम देखती थी। अगर पार्टी ने ये कहा कि आपको गुजरात में जब ये आया भूकंप आया तो पैसे इकट्ठे करने, तो मैंने गली गली से जाकर 100 रुपया भी इकट्ठा किया, 10 रुपए भी इकट्ठे किए, जितने भी, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम कलेक्शन मैंने किया था। जिस तरह से भी जो भी पार्टी काम करती देती थी मुझे 100% काम किया। और मुझे लगता है यही देखकर उन्होंने मुझे, शायद उनको याद रहा हो कि वो एक ऐसी फाइटर है जो काम करती है। और एनसीडब्ल्यू में चेयरपर्सन रहते हुए जो कुछ आपने सोचा, जो विजन लेकर आप चली होंगी, उसके बाद अब राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में तो आपके पास अधिकार भी होता है कि उन मुद्दों को आप कानूनी रूप दिलवा सके, उस चीज को आगे लेकर जा सके। आपको लगता है कुछ ऐसा काम जो आपने सोचा था और उस वक्त नहीं कर पाए थे और अब आप उसमें लगी हैं, या फिर वो आपका पूरा हो गया हो? ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा हो गया, लेकिन हाँ अभी मैं लगी हूँ। अब मैं विमेन एम्पावरमेंट कमेटी में भी हूँ, तो विमेन एम्पावरमेंट कमेटी काफ़ी एम्पावर्ड होती है और उसके जो भी सजेशंस होते हैं, उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, वो मिनिस्ट्री को, डब्ल्यूसीडी को और सरकार को बहुत सीरियसली लेना होता है। तो अब कुछ कुछ मीटिंग्स अभी शुरू हुई हैं, वो मुद्दे जिन पे मैंने काम किया है, अब वो मैं मुद्दे सजेशन दे पाऊंगी और मिनिस्ट्री से करा पाऊंगी। ये मुझे लगता है कि ये जल्दी ही ये सारी काम शुरू हो जाए। एक महिला आरक्षण बिल जो आया था अभी, जिसमें कामयाब नहीं हो पाई बीजेपी, और बीजेपी ने एक बड़ी मुहिम चलाई सभी राज्यों में जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, कि कांग्रेस की वजह से महिलाओं को, आधी आबादी को उनका अधिकार नहीं मिल पाया, हक छीना, कांग्रेस ने कुठाराघात किया और उनका अधिकार छीन लिया जो बीजेपी देना चाहती थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे की सच्चाई वाकई में यही है, और ये भी साथ में आप मुझे बताइए, क्या आरक्षण मिलने से ही राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी? पहला क्वेश्चन, आपने जो सच्चाई की बात की, आरक्षण तो हो गया है। 33% आरक्षण, वो बिल पास हुआ था, हो चुका है। वो 30 अमेंडमेंट बिल जो लेकर आया आप लोग, अमेंडमेंट बिल जो लेकर आए, हम अमेंडमेंट बिल को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, फेल कर दिया। और कौन करेगा? कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी। इनका ऑपोजिशन का नेता कौन है? राहुल गांधी। इन्होंने ही, राहुल गांधी ने सभी पार्टीज को, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हो, चाहे टीएमसी, उस समय की टीएमसी, अब तो टीएमसी नहीं है, टीएमसी, आप लोगों ने रहने नहीं दी टीएमसी, डीएमके, ये जितनी पार्टीज थी ऑपोजिशन की, अखिलेश यादव, ये सब ने मिलकर, क्योंकि ये इकट्ठे होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं इसलिए नहीं, अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कॉज को गिराने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं। आप नहीं मैम, फिर वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हो चुका ना बिल पास, आप उसको लागू कर दे। नहीं, परिसीमन बाद में करते हैं। परिसीमन के बिना हो ही नहीं सकता। आप कब से परिसीमन नहीं हुआ? पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, कितनी पॉपुलेशन, आप इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ एक सीट बनाए हुए है। हम सीट बढ़ाकर, महिलाएं किसी की सीट नहीं छीनना चाहती, जो बढ़ेंगी, आपको पता होगा, उस एक फॉर्मूला था कि उसमें अगर 25% बढ़ेंगी, वही 33% नहीं, वो फिर ये भी तो उनका तर्क है ना कि बढ़ाकर क्यों, जो आज सिचुएशन उसमें दीजिए, फिर बढ़ा के भी दे दीजिए। तो परिसीमन क्यों ना किया जाए? परिसीमन तो कह रही बहुत लंबा वक्त लगेगा, पहले भी तो सालों डिजिटली आप तो डिले कर रहे हैं, वो कह रही है डिले कर रहे हैं। पहले वाला डिजिटली नहीं कर सकते थे हम, आज गवर्नमेंट डिजिटली कर रही है, वो 29 में हो जाएगा, परिसीमन भी हो जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है। और अभी भी सरकार यही चाहती है कि बिल पास हो जाए और शायद मॉनसून सेशन में ये फिर से आए और पास भी हो जाए। ये मैं शायद कह रही हूँ, मतलब ये अटकलें लग रही हैं, मैं भी मीडिया में ही पढ़ रही हूँ, तो ये हो रहा है, इसकी तरफ काम भी हो रहा है। हमारे साथ आज बहुत सारे पार्टीज के लोग आ भी गए हैं जो चाहते हैं कि हम एनडीए का साथ दें। लेकिन सवाल ये भी है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं आधी आबादी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। असल में कोई चाहता नहीं कि महिलाओं को मजबूत किया जाए या फिर उनको राजनीति में पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये मैं ऑपोजिशन के लिए तो कह सकती हूँ, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि
पहला प्रधानमंत्री जिसने ये नहीं कहा विमेन एम्पावरमेंट कर रहा हूं, उन्होंने कहा विमेन आर एम्पावर्ड, आई वांट विमेन लेड डेवलपमेंट, दैट विमेन शुड लीड द डेवलपमेंट। आज वो कोई भी काम करते हैं, आप देखोगे उनकी जितनी पॉलिसीज, जितनी स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स बनी है, वो विमेन ओरिएंटेड है, विमेन के आसपास है। वो चाहते हैं महिलाओं, बहुत सीरियसली, चाहे आर्मी में उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा दिया, वो चाहते हैं कि महिलाएं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब आप दूसरा क्वेश्चन आया आपका कि क्या रिजर्वेशन के बिना नहीं हो सकता, रिजर्वेशन क्या ज़रूरी है? देखिए, रिजर्वेशन के बिना मैं भी लड़ी हूँ, मुझे 30 साल लग गए यहाँ तक आने में, और अगर मेरे को उस समय रिजर्वेशन मिली होती तो मैं आज कहीं और होती। रिजर्वेशन के बाद बहुत लंबी, बिना उसके बहुत लंबी फाइट करनी पड़ती है। कुछ विवादित मसले मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, आप वाले पे बाद में आएंगे जो आपने अभी दिमाग में सोच लिया है, उससे पहले कुछ और। एक मुद्दा अभी हाल फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा, जब हम बात करें राम मंदिर में चंदा चोरी का बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, लेकिन इससे आस्था को ठेस पहुंची है। जिस आस्था की बुनियाद पर चुनाव लड़ा गया, जीता गया, सरकार बनी, जब लग रहा था कि माहौल बहुत बदला गया है, अब वही लोग इससे आहत है कि हमारी आस्था का जो केंद्र है राम मंदिर, वहां पर क्या हमारे अपने ही लोग, जो हमारे विश्वास पात्र लोग हैं हमारे धर्म के, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है इसमें और आस्था बढ़नी चाहिए कि जिस सरकार ने ये मंदिर बनाया था, उसके अंदर इंसानों ने गलती करी, और वो अगर गलती है तो एसआईटी के सामने एसआईटी बनाई गई। इसको फिर से मैं कहूंगी कि स्वीप नहीं किया गया कि, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी विपक्ष कहता है कि अब इस पर तो एक्शन होना चाहिए था। अभी करोड़ों का मामला है कि आप सीधा एफआईआर करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर जिसकी गलती होगी एफआईआर भी होगा। लेट इट कम आउट। एसआईटी की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, सरकार को सौंपी गई है, क्या है उसके अंदर हमें भी नहीं पता एसआईटी की। और ये सरकार के लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर ठीक से जांच होनी चाहिए। वो एजेंसी सरकार ही ठीक करवा रही है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर पदों पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत ताकतवर लोग हैं, मुझे तो नहीं पता किन लोगों ने ये बात करी है। ब्रजभूषण शर्मा है, विनय कटियार जी हैं। देखिए, मैं उन लोगों पे पर्सनली नहीं जाऊंगी, आप किनको बड़ा कहते हैं, कभी उन्हीं लोगों को छोटा कहते हैं, तो आई डोंट नो कि किन की बात कर रहे हो। लेकिन मैं पूरा बिलीफ है मुझे यूपी गवर्नमेंट पे भी और सेंटर गवर्नमेंट पे भी। आप हरियाणा में ही देख लो, हरियाणा में अगर गलत हो रहा था, पंचकुला की बात कर लो, एमसी में गलत हो रहा था, हरियाणा ने ये तो नहीं कहा कि नहीं हो रहे, अपने ही ऑफिसर्स को पकड़ा ना, अंदर किया ना। अभी अगर और नाम आएंगे वो भी अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप क्राइम हुआ है उसको मानो क्राइम हुआ है और उसको ठीक करो। अगर है वहां पर एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि वहां गलत हुआ है, तो रेस्ट अश्योर, ना तो योगी छोड़ने वाले हैं उनको, ना मोदी छोड़ने वाले हैं। ये मेरा बिलीफ है उनपे, और आप भी बिलीफ रखिए ये कि ये वो नहीं छूटेंगे। लेकिन मैम, नीट का पेपर बार बार लीक हो जाता है, इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये लीक नहीं था, ये कॉम्प्रोमाइज था इस टाइम। मैं खुद एजुकेशन उसमें हूँ, कमेटी में हूँ, मुझे इसका एक एक चीज़ पता है। इसके ऊपर फिर किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति जो उसको ट्रांसलेट करने के लिए काम दिया गया, अगर वो रट ले कुछ क्वेश्चन और उसको व्हाट्सएप पे आगे कर दे, उसको लीक कैसे कहेंगे? आप किसी व्यक्ति को कैसे कहें कि आप रटो ना और व्हाट्सएप ना करो? वो पैसे से बिका, वो, और वो माना, एक जैसे ही सूचना आई एकदम से पकड़ा गया। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना गलत है कि नहीं? बिल्कुल, आप जो गलती को सही कर रहे हैं आप उसी को इस्तीफा मांग रहे हो। आप कितनों के इस्तीफा मांगोगे? वो तो सही, अब गलत हुआ है तो उसको सही कर रहे हैं ना, मान रहे हैं कि गलत हुआ है और सही कर रहे हैं, पकड़े गए, अरेस्ट हो गया, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और नीट को प्रॉपरली अगले साल कैसे चलाया जाए, आज ही उनका बयान है कि अगली बार से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, नो ह्यूमन। क्योंकि मैंने शुरू में आपसे जवाबदेही की बात की थी, फिर यहाँ पर क्या जवाबदेही है? जवाबदेही है, मान रही है सरकार, मान रही है कि ये हुआ है और हमने अरेस्ट किया है, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि नहीं हुआ, सरकार मान रही है गलत हुआ है। अब मैं आती हूँ, बीच बीच में चर्चाएं चली आपके नाम को लेकर कि हरियाणा में चेहरा बदला जाएगा और आप महिला होने के नाते मुख्यमंत्री कुर्सी। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को र्यूमर ही मानती हूँ। नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
कोई कुर्सी बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट वो अभी तो चर्चा नहीं, लेकिन पहले बहुत बीच बीच में आई। नहीं नहीं, ये गलत चर्चाएं हैं और वो गलत थी, इसीलिए खत्म भी हो गई। और दूसरा, आपका जो बयान था बहुत सुर्खियां बटोरी, बड़ा विवाद हुआ एमसी इलेक्शन में, पंचकुला में जो आपने स्टेटमेंट दी थी, देखिए वो सीएम को लेकर, भजनलाल को लेकर। वो स्टेटमेंट को मीडिया वालों ने ही तरोड़ मरोड़ा और समझने वालों ने भी गलत समझा। मैंने उस टाइम की राजनीति की बात कही थी, उस किसी पर्सन को नहीं कहा था। और मैंने बार बार ये बात कही, मैंने वहां उस समय की राजनीति ऐसी थी। और मैंने, जब आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में भी मैंने कहा था इनकी टाइम की राजनीति ऐसे थी, नाम लिया लेकर इनके समय की राजनीति में ऐसा होता था। और क्या कोई भी कह सकता है कि नहीं होता था? उस समय की वहाँ राजनीति नाम ले ऐसी। लिया आपने भजनलाल का और आपने चंद्र मोहन बिश्नोई का, लेकिन जब बंसीलाल का नाम आया तो आप नहीं, बंसीलाल का मैं बोल रही नहीं। हाँ, वो संभल गई मैं आप। बोल ही नहीं रही थी, मैं बोल ही नहीं रही थी कई बार। और ऐसा नहीं है, मैं, अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं कहना चाहती होती और नहीं कह पाती और मैं बोलती कि मैंने रोका अपने आप को, मैं नहीं कहना चाह रही थी। जब मैं आई हूँ 96 में बंसीलाल के साथ, तो हमारी सरकार थी। हम ऑपोजिशन तो कोई और था, तो इसलिए मैं वो कहना ही नहीं चाह रही थी। एक जब नामों की कड़ी में आए और जिसकी सरकार में जिस टाइम मैंने कदम ही रखा था राजनीति में, तो उसका नाम लिया जाता है वो, और उसको मैंने रोक लिया क्योंकि वो मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। और मैंने नाम किसी एक इंडिविजुअल का इसलिए नहीं लिया कि उसको इंडिविजुअल को कह रही थी, मैं उस टाइम की राजनीति को कह रही थी। तो ये गलती तुरंत क्यों नहीं सुधारी? किस टाइम की? मैंने तो उसके नेक्स्ट डे के बाद भी वीडियो में बोला कि उस टाइम की राजनीति को कह रही थी, किसी पर्सन को नहीं कह रही थी। जब मैंने ये बंसीलाल जी के ऊपर एक स्टेटमेंट दी कि मैंने उनको नहीं कहा, तभी मैंने कहा कि मैंने किसी पर्सन को नहीं कहा था। उसी स्टेटमेंट में कहा था, क्योंकि किसी को फायदा हो रहा था उससे, मुझे नीचा दिखाकर या मेरे नाम को यूज करके, या मीडिया भी उसको बहुत, लेकिन हुआ उस शख्स को फायदा हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया ने उसको बहुत गलत प्ले किया, मैं ये कहूंगी। और ये जो छोटे छोटे चैनल होते हैं ना, फेसबुक चैनल और ये वो, उन्होंने अपनी रोजी रोटी बना ली है इस चीज को कि आप कुछ भी चीज, विवादित कोई भी विवादित चीज को आप उसको रील की तरह दिखाते रहो। मतलब आप दूसरे को भी कितना टेंशन देते हो। लेकिन पार्टी से तो आपको पूरा सपोर्ट रहा ना? नहीं, मुझे पार्टी का, क्योंकि मैं गलत थी ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं था। पार्टी समझ रही थी कि मैंने नहीं बोला था, उस चीज पे मैंने बोला ही नहीं था। मैंने किसी पर्सन को बोलने का, मैंने अभी बार बार कह रही हूँ, किसी पर्सन को नहीं कहा था। मीडिया को आपने बोला कि मीडिया की वजह से हो, लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई ने तिल का ताड़ बनाया? आप ये भी कहना चाहती हैं? उन्होंने जो मेरी उसके अब मैं, वो खत्म हो गई तो उसको मैं दोबारा नहीं लाना चाहती, लेकिन हाँ, मैं पर्सनली हर्ट हुई थी क्योंकि मेरी औकात वर्ड जो बोला गया था, जो उनकी तरफ से वीडियो आई, हाँ, मुझे और किसी चीज ने, हाँ, मतलब वो मुझे कुछ भी कह सकते थे, वो भी हर्ट हुए होंगे। उनके फादर की बात थी और उन्होंने ऐसा समझा तो हर्ट हुए। लेकिन वो मुझे किसी भी तरीके से मेरी राजनीति को गलत कह सकते थे, लेकिन औकात वर्ड मुझे बहुत चुभा। और वो कहीं ना कहीं स्टे करेगा। अब चाहे विवाद खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने भी कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, उन्होंने भी कह दिया कि बात खत्म हो गई, लेकिन वो चीज़ चुभेगी हमेशा, वो रहेगी हमेशा मन में। उसको, जो पूरा का पूरा एपिसोड है, उसको और बेहतर तरीके से दोनों तरफ से किया जा सकता था। मेरे को पर्सनली फोन करते मैं तो एक उसमें फ्लो में भाषण देते समय कह गई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, बैठ के सोचा समझा, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो वहां से ये रिकॉर्डेड मैसेज आया था, तो उसमें भी मीन्स कि वहां पे इंटेंशंस थी और यहाँ पे इंटेंशंस नहीं थी। नहीं, अब इंटेंशंस थी और वो वर्ड इतना, मतलब मेरी आत्मा को आहत करा उसने, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी औकात क्या है वो मुझे ही पता है, मेरे दूसरा कोई नहीं बता सकता मेरी औकात क्या है। आसान होता है औरत को राजनीति में टारगेट करना? बाकी जगहों से टारगेट तो हर जगह होती है औरत, हर जगह ही होती है, मैं कहूँगी। राजनीति में मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा। बहुत मुश्किल ट्रेड करना पड़ता है अपनी लाइफ को। मैं ये कहूँगी कि इट्स बीम पे जैसे चलना होता है, वैसा है, बैलेंसिंग ऑन द बीम। वो सारे
समझती हैं कि बीम क्या होता जी है, जी 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 जिसपे जी जिम्नास्ट जिम्नास्टिक चलते करते हैं, हैं, हाँ। तो वैसा ही होता है। लेकिन बाकी लोगों ने बोला कि आप तो सरपंच तक का चुनाव नहीं लड़के और बात आप किसके बारे में कर रही हैं? ये बात भी चुभी कि राज्यसभा आप चली गई, लोगों ने बोला कि मैंने राज्यसभा एमसी चली इलेक्शन गई, लड़ा था आपने और उसी में तीर सहा मार था। लिया। नहीं, नहीं, देखिए, राज्यसभा में तो बहुत लोग जाते हैं, नॉमिनेटेड भी जाते हैं, नॉमिनेटेड भी जाते हैं ना, जो अच्छा काम करते हैं सोसाइटी में वो जाते हैं, सब इलेक्शन होके तो नहीं जाते ना। रा, रा, राजनीति राज्यसभा उनके लिए है जो किसी भी फील्ड में अच्छा काम करते हैं, राजनीति वहाँ पे जाते हैं। सब इलेक्टेड लोग नहीं जाते हैं। अगर इलेक्टेड लोग हार जाएं तो वो राज्यसभा में चले जाएं, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही नहीं होता। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज लेके जाती हैं उनको भी, लेकिन राज्यसभा में तो हर फील्ड के लोग हैं, अपने अपने फील्ड से, अच्छा राइटर, अच्छा टीचर। मैंने भी एनसीडब्ल्यू में 10 साल दिए हैं, मैंने भी महिलाओं पे काम किए हैं, और मैं अब पूरी जिंदगी पार्टी के लिए भी काम किया है। तो लेकिन वो बात आपको उस बात ने भी आपको आहत किया कि मेरे राज्यसभा जाने को भी इस तरह से लिया जा रहा है कि मैं वो मुझे ग्राउंड वो रियलिटी से इलेक्शन जीत कर सबके नहीं अपने आए। व्यूज हैं। वो मैं कहूंगी राजनीतिक में आप अटैक कर सकते हो, ऐसी चीजों पे कर दें अटैक। महिलाओं पर ज्यादा आसान है। किसी पे भी कर दे, आदमी पे भी कर दे, मुझ पे कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपकी मेंटेलिटी ऑपोजिशन वाली है या आपको अटैक करना ही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के औकात पे नहीं बात कर सकते हैं। किसी भी, चाहे कोई छोटा बच्चा भी हो, आप उसको भी नहीं कह। आप, क्या मैं रॉयल फैमिली की हूँ तभी मेरी औकात है, या मेरे बाप दादा बहुत पैसे वाले होते तो मेरी औकात है? पैसे से औकात बनती है क्या? किस चीज पे तोलते हैं आप औकात? ये चीजें थोड़ी चुभती हैं, तो डोंट कैरी इट, अदरवाइज मैं इमोशनल हो जाऊंगी। आसान नहीं है सफर महिला के लिए कहीं भी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं महिला और पुरुष की इसमें नहीं लाना चाहूंगी, ये अपनी अपनी सोच की बात है बस। मैं समझ सकती हूँ आप कितनी आहत हुई होंगी, क्योंकि वो दर्द अभी भी आपकी आंखों में झलक रहा है मुझे। और मुझे पूछते भी नहीं बन रहा, क्योंकि हम महिलाओं का संघर्ष महिला होने के नाते बखूबी जानते हैं कि जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको कैसे नापा तोला जाता है, नज़रों से भी और हर 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 लिहाज से। मतलब मेरे पास भी हाँ, शब्द कम पड़ गए हैं। अगर मेरी जगह एक आदमी होता तो उसको औकात वाली बात नहीं सुननी पड़ती, ये मुझे मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं रेखा शर्मा जी। जिस तरीके से हमने तमाम पहलुओं पर बात कर ली कि विजन क्या है सरकार का, मोदी जी का, आपने जो काम किए महिलाओं के लिए, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ महिलाओं के बारे में ही ये सवाल है कि महिलाएं, हम बात तो बहुत करते, चर्चाएं करते, कानून बन के कि महिलाओं को मजबूत किया जाए, लेकिन क्या फिर भी इतना आसान है योजनाएं बनाने भर से महिलाएं मजबूत हो जाएं? देखिए, पहला स्टेप योजनाओं से ही होता है, योजनाओं को क्रियान्वित करना होता है। योजना बनाए ही ना तो क्रियान्वित कैसे होंगी? तो सरकार आज योजनाएं भी बना रही है, क्रियान्वित भी कर रही है। बहुत छोटा सा नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लोगों ने सोचना तो शुरू किया कि आप कोख में ही मार देते हो बच्ची को, बाकी राइट्स तो क्या दोगे? राइट टू बॉर्न ही नहीं है तो राइट टू एजुकेट, राइट टू अर्न, राइट टू टॉक कहाँ से दोगे? तो वो फर्स्ट स्टेप था। उसको मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ महिलाएं एम्पावर्ड होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपनी एम्पावरमेंट देखने की। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे पहले एनसीडब्ल्यू में रहकर बहुत काम किया, अब राज्यसभा में आप हैं, उच्चतम सदन है हमारे लोकतंत्र का, तो वहाँ रहकर और मजबूती के साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें और समाज के लिए लड़ाई लड़ें और बहुत अच्छे और कानून बने। और हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने कुव्वत से तो आगे बढ़े ही, लेकिन अगर आरक्षण का उनको हथियार मिल जाए, या हम कहते हैं ढाल, या आप कुछ भी कह लीजिए कि रास्ता उनको मिल जाए, तो उससे और ज्यादा मजबूती के साथ हम समाज में तालमेल कर पाएंगे। केवल 15 साल के लिए है ये आरक्षण, वो उनको बस उतना ही चाहिए। एक बार महिलाओं को एक एक हैंड होल्डिंग चाहिए, बस उसके बाद वो खुद अपना रास्ता बना लेंगे। और आई होप ये 15 साल के लिए ही हो, क्योंकि लंबा नहीं चाहिए, हम फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। किसी भी चीज़ के को हम ज़्यादा लंबा देर तक साथ दें तो फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे कुछ भी फ्री में भी बांटा जाए तो भी। तो बेटर है कि 15 साल के लिए हो, उनको तैयार कर दिया जाए,
फिर दुनिया को भी आदत हो जाएगी, आदमियों को भी आदत हो जाएगी कि महिलाएं अपना रास्ता खुद बना लें। ये बहुत जरूरी कि उनको आदत हो जाए। हम तो बहुत जल्दी आदत डाल लेते हैं, ढह जाते हैं। नहीं, वो उनको भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातचीत।